ट्रंप साहब जीतेंगे या जो बिडेन साहब, ये सबके जहन में सवाल है। और ये जीतेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हम कैसे अप्रोच करेंगे इन द रन अप टू यूएस इलेक्शंस, और उसके बाद कैसे अप्रोच करेंगे, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ मुखर्जी साहब जुड़ चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। टॉप ऑफ द माइंड सबके यूएस इलेक्शंस ही हैं। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर, इतना बढ़िया फंड चलाते हैं आप कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को? देखिए, बहुत दिलचस्प वीकेंड रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा में कभी यूएस इलेक्शन हुआ नहीं। जो यूएस की जीडीपी ग्रोथ डेटा आई फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर, करारा रिकवरी चल रहा है वहां पे। उसके साथ ही साथ दुनिया भर में रिस्क एपेटाइट बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो आप जंग बॉन्ड्स का एपेटाइट देखें या बड़े बड़े आईपीओ, 20, 30, 40 बिलियन डॉलर के आईपीओ, वर्ल्ड के लार्जेस्ट आईपीओ एवर का एपेटाइट स्ट्रॉन्ग है। इमर्जिंग मार्केट फ्लोज की एपेटाइट स्ट्रॉन्ग है। सो रिस्क एपेटाइट स्ट्रॉन्ग है। यूएस, चाइना, इंडिया में रिकवरी का सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही साथ जो लोगों के जहन में बैठ गया है कि कोविड का सेकेंड वेव आए ना आए, जो खौफ था कोविड का, वो उतर चुका है। सो मेरे ख्याल से यूएस इलेक्शन की अनाउंसमेंट जो भी हो, नतीजा जो भी हो, बिडेन जीते या ट्रम्प जीते, मार्केट्स में तेजी बरकरार रहेगी। अभी ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं कि बिडेन साहब की तरफ में उनका पलड़ा भारी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी जीते ये तेजी का सिलसिला बरकरार रहेगा। साथ ही साथ आप देखिए, हर महीने ईसीबी और फेड बार बार दोहरा रहे हैं कि वो पैसे का भाव नीचे रखेंगे, पैसा मोटा मोटी फ्री रहेगा, कॉस्ट ऑफ मनी मोटा मोटी फ्री रहेगा अगले 2 साल तक। तो जब इतना तेजी का माहौल पीछे बना हुआ है, जीडीपी डेटा इंप्रूव हो रही है, रिस्क एपेटाइट ऑन है, और साथ ही साथ कोविड का खौफ उतर रहा है, वैक्सीन की उम्मीद है कि अगले साल के ओपनिंग महीनों में वैक्सीन आ जाए, मेरे ख्याल से यूएस इलेक्शन का मार्केट में नेगेटिव असर पड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। उसके साथ ही साथ जो बहुत एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है कि इमर्जिंग मार्केट्स को सेफ हेवन माना जा रहा है। बहुत अजीब सा डेवलपमेंट है। नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट्स को लोग, वेस्टर्न इन्वेस्टर सोचते हैं कि इमर्जिंग मार्केट, इंडिया जैसा मार्केट रिस्की मार्केट है, लेकिन वो खौफ उनका उतर गया है। एशिया जनरली, इंडिया स्पेसिफिकली काफी दिलचस्पी है विदेशी निवेशक को पैसे डालने के लिए। हमारी भी कुछ बात चल रही है विदेशी निवेशकों के साथ। सो मेरे ख्याल से अगला 3-4 महीना, रिगार्डलेस ऑफ यूएस इलेक्शन, अगला 3-4 महीना इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा रहेगा, और ब्रॉडली ग्लोबल इक्विटीज के लिए भी अच्छा माहौल बना हुआ है। बताया सर आपने, क्या ये सस्ता पैसा है और इसीलिए भारत में आने के लिए आतुर है? अक्टूबर की सीरीज आप देख लीजिए, हर रोज लगभग देखिए एफआईआई का फ्लो कैश मार्केट में बहुत ही बढ़िया रहा। और ये कहीं इलेक्शन के बाद रिवर्स तो नहीं हो जाएगा? अब इलेक्शन से पहले वहां पर अनिश्चितता थी तो वो पैसा हमारे यहाँ आ रहा था, ऐसा हुआ है या ये पैसा आता रहेगा? आपका अपना सेंस बताइएगा। और एक और चीज सर, अमेरिका के चुनाव के पहले एक्सपेक्टेशन ये हो रही थी कि स्टिमुलस पैकेज आएगा, अब चुनाव के बाद आएगा, तो क्या ये एक इवेंट है जिसके चलते फिर एक दुनिया भर में रैली हो सकती है? क्योंकि स्टिमुलस पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, $2.2 ट्रिलियन का भी हो सकता है, ये भी उम्मीद बनी हुई है इस समय। पहली बात, अगर हम विदेशी पैसे के ऊपर गौर करें, जो लास्ट 6-7 महीने जो मेरी डिस्कशन रही है विदेशी निवेशकों के साथ, उनका नजरिया है कि अगले 2-3 साल इंडिया में निवेश करने का माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा। पहली बात, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हाल ही में हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स देखें या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स देखें या लेबर रिफॉर्म्स देखें, इससे इन्वेस्टर्स काफी एक्साइटेड है। काफी बड़े रिफॉर्म है। अजीब बात यह है कि कोविड के दौरान हुआ तो इन रिफॉर्म्स को वो अटेंशन नहीं मिली जो मिलना चाहिए था, बट निवेशक ने नोटिस किया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का सिलसिला इंडिया में जबरदस्त रहा है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से लास्ट 4-5 महीने में इकोनॉमी ने उछाल दिखाई है, रिकवरी दिखाई है, इससे भी काफी लोगों को समझ आ गया कि इंडियन इकोनॉमी काफी रोबस्ट है, काफी मजबूत है, और इसलिए एक दूसरे तरीके से भी कॉन्फिडेंस बन गया है निवेशकों में। और तीसरी चीज, जो परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विदेशी निवेशक के लिए, अच्छे फाइनेंशियल स्टॉक्स, राइट? फाइनेंशियल स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो में है, ऐसे स्टॉक्स पे विदेशी निवेशकों का भरोसा बहुत ज्यादा है। उनको लग रहा है कि टॉप क्वालिटी फाइनेंशियल्स, टॉप क्वालिटी ऑटो स्टॉक्स, टॉप क्वालिटी फार्मा स्टॉक्स इंडिया में पैसा बन सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से इनकी दिलचस्पी बनी रहेगी कई महीनों तक। मेरे ख्याल से ये ईयर 1 है ऑफर 2 to 3 ईयर इंडियन रिकवरी, बोथ इकोनॉमी में और स्टॉक मार्केट में। और मेरे ख्याल से यूएस इलेक्शन का जो भी नतीजा है, ये विदेशी निवेशक का इंटरेस्ट बना रहेगा। रही बात स्टिमुलस की, स्टिमुलस आना निश्चित है।
राइट। अगर आप लास्ट 7 महीने का डेटा देखिए, करीबन 11 से 12 ट्रिलियन डॉलर डाला गया है ग्लोबल इकोनॉमी में फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस के कॉम्बिनेशन से। दुनिया भर के इतिहास में इतना बड़ा स्टिमुलस इतने कम समय में कभी नहीं आया है, और शायद कभी आगे आए भी ना। सो फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस जारी रहेगी। जो भी नेता यूएस का प्रेसिडेंट हो, स्टिमुलस आगे बढ़ाने का सिलसिला बिल्कुल बरकरार रहेगा। सौरभ जी, जो आपने अब तक बातें कही, स्टिमुलस आना निश्चित है, इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा, अगले 3 महीने में काफ़ी आएगा, रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छा है। सर, अब थोड़ा सेक्टर्स की बात करते हैं। पहला वो सेक्टर जो कि यूएस में पॉलिसीज़ जो होती हैं और उनकी लीडरशिप जब चेंज होती है तो प्रभावित होती है, वो है आईटी को लेकर, उनके वीज़ा नियम, उनके एम्प्लॉयमेंट, अगर आप देखें जो पॉलिसीज़ हैं। आपको क्या लगता है ये ऐसा स्पेस था जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दिया है? क्या अगर लीडरशिप चेंज होती है यूएस में तो क्या उनकी पॉलिसीज में कोई तब्दीली आएगी वीजा नियमों को लेकर? और ऐसे में आईटी पर आपका पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा मैं, वो क्या होगी? देखिए, आईटी पे जो भी ड्रामा होना था H1B वीजा लेके काफी हद तक हो चुका है, शायद आगे और भी हो सकता है। लेकिन जो बात साफ हो गई है, बहुत साफ तरीके से दिख रहा है कि जो टॉप इंडियन आईटी कंपनीज है, हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में टीसीएस है, दूसरे लोगों के पोर्टफोलियोज में शायद इन्फोसिस होगा, लेकिन अगर टॉप इंडियन आईटी कंपनीज को देखें, रिमोट वर्किंग का जो उनका मॉडल है वो इतना स्ट्रांग बन चुका है, और फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज है उनकी जरूरत इंडियन आईटी सर्विसेज की इतनी स्ट्रांग है कि ये मॉडल बहुत रोबास्ट बन चुकी है। सो जब तक यूएस की इकोनॉमी की रिकवरी का सिलसिला जारी है, इंडियन आईटी सर्विसेज का ऑर्डर बुक बढ़ता रहेगा, और क्लाउड के माध्यम से, रिमोट वर्किंग के माध्यम से इंडियन आईटी कंपनीज कमाते रहेंगे। जिस पैमाने में पहले प्लेन में चढ़ के यूएस जाने की आवश्यकता होती थी, वेस्ट में जाने की आवश्यकता होती थी, उस पैमाने पर वो आवश्यकता रही नहीं। और ये जानते हुए और उनके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस करते हुए इंडियन आईटी सर्विसेज काफी एक अच्छा सा नया मॉडल बना रहे हैं, जहाँ पे H1B वीजा की जरूरत ही कम हो गई है। सो पॉलिटिशियन को, किसी भी देश में पॉलिटिशियन को थोड़ा सा आवाज करके थोड़ा सा वोट जीतने का एक जरूरत रहता है। बट मेरे ख्याल से अगर आप टॉप क्वालिटी आईटी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहें, आगे भी एक्सपोजर बनाएं, एक अच्छी इंडियन पोर्टफोलियो में 1 या 2 टॉप क्वालिटी आईटी सर्विसेज कंपनीज बिल्कुल रहनी चाहिए, और ज्यादा फोकस ना करें कि सेक्टर हॉट है या कोल्ड है। अच्छी आईटी सर्विसेज कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल रहनी चाहिए, एंड नो यूएस प्रेसिडेंट विल मेक एनी डिफरेंस टू दैट। है तो देखिए, नजर रहेगी फिर यूएस के चुनाव पर सबकी। लेकिन सौरभ मुखर्जी साहब कहते हुए, आउटकम कुछ भी हो, तेजी होगी, बिल्कुल मत घबराएं। तो ये जो मौका मिल रहा है उसको छोड़िए नहीं, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदिए। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुबह सवेरे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक्स अ लॉट। साइरस दारूवाला साहब हमारे साथ जुड़ेंगे सोमवार के सत्र में। आईडीसी फाइनेंशियल इनसाइट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और हर रोज एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, ये यूएस के इलेक्शंस को मुनाफे की तैयारी में हम सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से देखिए कवर कर रहे हैं, और एक से बड़ा एक नाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनकी राय क्या है इस यूएस के इलेक्शंस पर। तो अगले हफ्ते भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक देखिए ये इलेक्शंस से पहले हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे रणनीति क्या होनी चाहिए, और स्पष्ट रणनीति है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए, डरिए मत, चिंता मत करिए, तेजी होगी, स्टिमुलस तो देखिए आना ही है, और ये बात बिल्कुल सही है। सरकार किसी की भी बने, स्टिमुलस तो देखिए सबको अमेरिका में देना ही है, और इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए फोकस करते हैं अब अर्निंग सीजन के ऊपर, और बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद पेश किए, एक एक करके उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जोड़ी आपके सामने है, आशीष और सुमित की जोड़ी। आशीष आपको बताएंगे नतीजे कैसे आए, सुमित आपको बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई हैं, और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे कि उन कंपनियों में क्या करना चाहिए। शुरुआत करते हैं ऑटो कंपनियों से, टीवीएस मोटर। आशीष बताइए कैसे रहे नंबर्स? अच्छा, आज अच्छी बात यह है कि गुड नंबर्स बहुत सारे हैं, तो जो शुरुआत हो रही है टीवीएस मोटर, दरअसल उसको भी गुड में कैटेगराइज करना चाहिए। फ्रंट बेंच है ना वाले, हाँ, ये मॉनिटर बनते थे, हाँ, गजब हो रहा है। और ये फ्रंट से अब धीरे धीरे हम लोग जो बीच की बेंच है ना, वो भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर रही है। तो टीचर अच्छी है इस बार, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है, मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, और कंपनी का कह रही है बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे है, जिसके चलते मार्जिन्स को मदद मिल रही है। तो आय साल दर साल 6% बढ़ी, इबीटा में 12-13% का उछाल, और मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 9.3%। बाजार उम्मीद थी कि 40 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स गिरेंगे, तो बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर ये स्विंग देखने को मिल रहा है। हाँ, मुनाफा 23% का दबाव दिखाता हुआ।
मुझे तो बढ़िया लगे थे नंबर्स सुमित, लेकिन सुबह सुबह कह रहे थे कि ब्रोकरेज हाउस की व्यूज थोड़े से मिक्स्ड हैं। सुमित क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस? देखिए, एक तो ने टारगेट तो बढ़ाया है लेकिन अपनी रेटिंग्स को घटाया है। बात उन्होंने भी वही कही जो आशीष कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी साउंड है। हालांकि टारगेट इस प्राइस पे थोड़ा हद तक डिस्काउंटेड कह सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है, तो 435 को फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।